क्लास 10th के प्यारे बच्चों, मैं आपका साइंस टीचर डॉक्टर राजेश तिवारी। हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे अपने केमिस्ट्री का, उसको हमने पूरा कर दिया था और साथ में हमने अपना जीव विज्ञान का जो टॉपिक है, तो सरकार द्वारा जो टॉपिक का क्रम निर्धारित किया गया है, इसमें उसी क्रम में आपका टॉपिक है जीवन की प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेस। इस पर थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया भी था, उसी को मैं आज आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए बेटा, आप जानते हैं सब लोग सजीवों और निर्जीवों के लक्षण आप लोग जानते हैं, दोनों में भेद करना हम लोग जानते हैं, सब कक्षा 9 में हम लोग पढ़े हुए थे। तो आप जानते हैं किसी को सजीव हम क्यों कहते हैं, तो तमाम अपने लक्षण प्रदर्शित करता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सजीवों का एक निश्चित आकृति और आकार होता है, सजीवों में वृद्धि और विकास होता है। सजीव जो होते हैं गमन करते हैं, जंतु होंगे तो पौधे होंगे तो विभिन्न का गमन होती है। उनमें अपने को आप ले लो तो हम लोग अपने में आप देखिए तमाम लक्षण दिखा रहे हैं, हम लोग प्रजनन करते हैं, हमारे तमाम सिस्टम काम करते हैं, हमारे अंग काम कर रहे हैं, उनमें तमाम रिएक्शंस यहाँ पर हो रही हैं और उन सारे रिएक्शन का ही परिणाम है कि हम जीवन के लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारा वृद्धि है, विकास है, प्रजनन है, मेटाबॉलिज्म है, ये सब कुछ जो है, जो हमारे जीवन के लक्षण दिख रहे हैं, वो सब कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही हो रहे हैं। और जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हों चाहे बहुकोशिकीय हों, चाहे वो पानी में रहने वाले हों, स्थल पर रहने वाले हों या हवा में उड़ने वाले हों, चाहे वो जंतु हों और चाहे वनस्पति, कोई भी हों, जहाँ जीवन है वहाँ प्रोसारित का प्रक्रम होते हैं। और उन सारी प्रक्रियाओं को हम एक शब्द अगर दें, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसे हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिज्म नाम देते हैं। और इसको हम हिंदी में कहते हैं उपापचय। उपापचय कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और समझ लो कि आप एक इतनी बात समझो, जहाँ जीवन है वहाँ जीवन क्यों है? इन्हीं रिएक्शन के नाते ही है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं और उन्हीं सारी क्रियाओं के समुच्चय को, सारी क्रियाओं के समूह को ही उपापचय क्रियाएं कहते हैं, चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति हो। असल में उन्हीं में से प्रमुख क्रियाओं को, वो क्रियाएं जहाँ पर होती हैं, जिस अंग में होती हैं, जिस कोशिकांग में होती हैं, उन्हीं सारी को बातों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और असल में वही सारे रिएक्शन, वही सारे प्रक्रम ही हमको सजीव बनाए हुए हैं और उन्हीं सारे रिएक्शन को, उन्हीं सारे प्रक्रमों को ही हम क्या कहते हैं? जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं मेटाबॉलिज्म को और आगे बढ़ाऊं, देखिए जरा सा। असल में ये शब्द बना है दो उपशब्दों के मिलने से बना हुआ है। एक है आपका, ध्यान दीजिए, एक है, इसके दो भाग हम करने जा रहे। देखिए, एक का नाम है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और एक को हम कहते हैं केटाबॉलिज्म। थोड़ी सी इंग्लिश आपको जाननी चाहिए, सीखना पड़ेगा। इसमें एक को हिंदी में उपचय कहते हैं, एक को हिंदी में अपचय कहते हैं। तो बेटर है आप एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म समझिए। अब देखिए, जो एनाबॉलिज्म क्या है, ये संरचनात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। संरचनात्मक भी हम समझा रहे हैं क्या होता है, इसके लिए आप एक शब्द आप लिख लीजिएगा, क्या? कंस्ट्रक्टिव, मतलब संरचनात्मक, यहाँ कुछ निर्माण होगा। कंस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है। हिंदी में कहें तो ये संरचनात्मक अभिक्रियाओं का समूह है। ये एनाबॉलिज्म संरचनात्मक अभिक्रियाओं का समूह है। और एक केटाबॉलिज्म क्या है? ये डिस्ट्रक्टिव, मतलब विखंडनात्मक, विनाशकारी अभिक्रियाओं का समुच्चय है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव, मतलब टूट फूट, समझ लीजिए। कंस्ट्रक्शन में निर्माण होता है, मतलब छोटे छोटे को जोड़ के बड़ा कुछ बनाएंगे, उसे हम कंस्ट्रक्शन कहेंगे, निर्माण कहेंगे। और यहाँ क्या करेंगे? बड़े को तोड़ के छोटा बनाएंगे, उसको हम लोग डिस्ट्रक्शन कहेंगे। इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ये इसको हिंदी में क्या कहेंगे? विखंडनात्मक। यहाँ विखंडन होता है, विखंडनात्मक है। और ये कैसा है? ये संश्लेषणात्मक है या संरचनात्मक है। ये संरचनात्मक है, यहाँ संश्लेषण होगा, निर्माण होगा, संरचनात्मक है। ये बात ध्यान दीजिए। तो थोड़ा सा मैं पहले इसको अलग से देखूं, फिर इसको अलग से देखूं, और दोनों को मिला के हम कह देंगे मेटाबॉलिज्म। तो एक लाइन में हम परिभाषा क्या कह सकते हैं? तो किसी भी जीवधारी के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ये उपापचय दो प्रकार का होता है। तो इन्हीं को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सारी बात हमने आपको, अगर आपको भूल न गया हो तो मैंने क्लास 9 में भी सारी बातें मैंने आपको बता दिया था। तो जरा से एक बात देखो, हम पहले किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं एनाबॉलिज्म की। एनाबॉलिज्म
यानी ये क्या है, ये संरचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस यानी प्रक्रिया है। ये क्या है, संरचनात्मक प्रक्रिया है या संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। संरचनात्मक है, ध्यान दीजिए, संरचनात्मक कह लीजिए या संश्लेषणात्मक भी कह लीजिए। यहां निर्माण होगा, संश्लेषणात्मक, ये समझिए आप इसको। तो जहां जहां आपको संश्लेषण शब्द सुनाई पड़े से आपने पढ़ा होगा ना, प्रकाश संश्लेषण। मान लो मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो आपने सब लोगों ने पढ़ा है और यहाँ पर डिटेल में हमको पढ़ना है, ये है प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण, ठीक। ऐसे मान लो मैं कह दूं प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन निर्माण। संश्लेषण का मतलब ही निर्माण करना होता है, तो मैं कह दूं प्रोटीन संश्लेषण, ये कह दिया जाए। ऐसे कह दिया जाए डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का निर्माण, आरएनए का निर्माण। तो जिन जिन अभिक्रियाओं में निर्माण होता है वो सब अभिक्रियाएं जो होती हैं एनाबॉलिक रिएक्शन या संश्लेषणात्मक या संरचनात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आपकी किताब में ऐसे तमाम प्रक्रम पढ़ने साथ तो इन सबका डिटेल हम लोगों को पढ़ना है, इसलिए मैंने कहा टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा मजेदार है। 9th के तुलना में 10th का जो विज्ञान है बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है, जान लो, समझने लायक खूब है। यहाँ पर है, यहाँ पर रटने चीजें कम है, समझने वाली बातें ज्यादा हैं। और आप जानते हैं जहाँ पर रटना कम और समझना अधिक होता है वो टॉपिक आप जानते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए टॉपिक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान उदाहरण के लिए आप कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या वापर होता है, देखिए ऐसा, वहाँ पे आप क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हरे पौधे आपसे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं। आप जानते हैं कि पौधों को, मान लो कोई पौधा अगर जमीन पर रहने वाला है तो वहाँ क्या मिल जाएगा, उसको पानी मिल जाएगा जमीन से, खनिज लवण मिल जाएंगे। और आप जानते हैं हरे पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्ण पाया जाता है। तो मान लीजिए मैंने कह दिया कि यहाँ पर क्या है इसके पास, कि क्लोरोफिल और बाकी सब पिगमेंट उसके पास पाए जा रहे हैं और सूर्य का प्रकाश उसको मिल ही जाएगा, सनलाइट मिल जाएगा। ये सब मिलकर क्या करेगा कि इन सब चीजों को मिला करके वो क्या करेगा कि जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाएगा जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। चलिए प्रेजेंट टाइम इसको मैं ग्लूकोज लिख रहा हूँ, C6H12O6, इसको आप ग्लूकोज कहिए, इसको आप कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बनिक पदार्थ कहिए, या आप इसको भोजन कहिए, भोजन नहीं, उसका भोजन है, फूड है, ये बनाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये प्रक्रिया होती है, सब लोग जानते हैं। इसमें क्या दिख रहा है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना साफ साफ दिख रही है और ग्लूकोज भी साफ साफ दिख रहा है आपको। तो देखने से लग रहा है, कम पढ़ा लिखा आदमी बता सकता है कि देखो ग्लूकोज का अणु क्या है, देखने में ही संरचना उसकी जटिल दिख रही है, आकार उसका बड़ा दिख रहा है। और जिन पदार्थों से बना है उनका क्या हाल है, कार्बन डाइऑक्साइड संरचना सरल, आकार छोटा, जल संरचना सरल, आकार छोटा। इस प्रक्रम में क्या दिख रहा है कि छोटे छोटे और सरल संरचना वाले अणु जो होते हैं वो मिलते हैं और मिल क्या बनाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा सा ग्लूकोज का अणु बनाते हैं। ये बात बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। यानी हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे इकाइयों, छोटे छोटे अणुओं के मिलने से एक जटिल और बड़े आकार की संरचना का निर्माण होता है। इसलिए प्रक्रिया कैसी है, ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। ऐसे में प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन की इकाई हमने आपको बताया था क्या होती है, अमीनो अम्ल होते हैं। तो अमीनो अम्ल का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, संरचना उनकी सरल होती है और उन्हीं को जोड़ जोड़ करके जो राइबोसोम होता है, सब नाम पर याद करिए, जो राइबोसोम जो होता है मैसेंजर आरएनए की मदद से क्या करता है, उनको जोड़ जोड़ के क्या बना देता है, बड़ा सा जटिल संरचना प्रोटीन बना देता है। और आसान करना चाहें तो आप अपने घर का बनता देखें, कहीं भी आपने घर बनता देखा है तो वहां पे क्या है, छोटी छोटी इकाइयां हैं, क्या ईंट है, उनको जोड़ने का सामान क्या है, सीमेंट बालू जो है वो सब है। जोड़ने वाला कौन है, मिस्त्री है। डिजाइन बनाना कौन, इंजीनियर है। तो इंजीनियर जो है नक्शा बनाता है, मिस्त्री क्या करता है, उन्हीं ईंटों को सीमेंट से जोड़ जोड़ करके, और छोटी संरचना जो ईंट है वैसे छोटी छोटी संरचना को जोड़ के बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा कर देता है। तो जिस प्रकार से छोटी छोटी संरचनाओं मतलब ईंट के मिलने से बड़ी संरचना बिल्डिंग का निर्माण हो जा रहा है, देखिए शब्द क्या है, निर्माण, निर्माण हो रहा है। तो उसी प्रकार से जीवधारियों के शरीर में भी तमाम ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें कि छोटे छोटे अणुओं को जोड़ के जटिल संरचना के बड़े अणुओं का निर्माण होता है। और इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, और इसी को हम हिंदी में
आप जानते हैं कि उपापचय को दो भाग में हमने बांटा, अपचय और उपचय, तो उसमें से अपचय कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ऐसा उदाहरण है, इनका डेढ़ बिंदु को पढ़ना है। इसके विपरीत भी आप जानते हैं क्रियाएं होती हैं शरीर में। जैसे आप जानते हैं कि शरीर में हम जो भोजन खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इत्यादि के रूप में होता है। ये जो हमने नाम लिया, इन सबकी संरचना बड़ी जटिल होती है, उनका आकार बहुत बड़ा होता है। और जब भोजन हम अपने पाचन तंत्र में डालते हैं, इसका डिटेल हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो वहाँ पे साफ साफ दिखेगा कि भोजन के बड़े आकार के जटिल अणुओं को पाचन तंत्र की जो पाचक रस है, उसके जो पाचक एंजाइम है, उसको तोड़ के छोटे छोटे सरल संरचना अणुओं में बदल देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। तो इसका उल्टा वहां पर देखने को मिलेगा। वहां पे क्या दिखाई देगा कि बड़े अणुओं को तोड़ के छोटे छोटे अणु बनाए जाएंगे और वो विखंडनात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हीं को हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, जो अगले वीडियो में जिसका हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह से कहते हैं हृदय कैसे काम करता है, सब कुछ डिटेल में साथ पढ़ना है। क्या खाना चाहिए, हमारे भोजन में क्या क्या होना चाहिए, उस किस भोजन के किस भाग से हमको क्या मिलता है, पूरा पचता कैसे है, पूरा सब कुछ डिटेल में हमको पढ़ना है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है, तो मन लगा के पढ़िए। और मजा के साथ साथ बोर्ड में अच्छा खासा इससे नंबर भी मिलता है, इसलिए इससे डबल बेनिफिट है। बोर्ड में तो हमको अच्छा नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा, हमारे पास होने की गारंटी देगा, और साथ में हमको ढेर सारा नॉलेज देगा।